जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, 6 सेमेस्टर का होम साइंस है, पेपर 1 है, मॉडल पेपर 5 है आपका। अच्छा, मॉडल पेपर 5 है, इसके पहले आपके 4 मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर का प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, दोनों जा करके आप आराम से देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका पेपर कोड है HSC 304। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पेपर का नाम डायटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, आहार शास्त्र और चिकित्सीय पोषण। ठीक है, 6 सेमेस्टर होम साइंस पेपर 1 है। पेपर का नाम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उसके पेपर कोड को भी मैंने बता दिया। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इसमें टॉप 52 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी आपके कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम हो रहा है तो भी आप इस क्लास को मोस्टली अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें, इसमें ध्यान रखेंगे, नोट्स के साथ आपको उत्तर मिलेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने 5th सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया था नोट्स, उसमें से नोट्स में से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 6 सेमेस्टर में भी आपके नोट्स से कई सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलें, इसमें पहला प्रश्न क्या कहा गया है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग ने की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग ने की थी, तो कब की थी ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किस सन में की गई, इस तरह से प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। इंसुलिन की खोज 27 जुलाई 1921 को हुई थी। कनाडा के सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग और मेडिकल छात्र चार्ल्स बेस्ट ने पहली बार अग्नाशय के अर्क में इंसुलिन को अलग किया था। इंसुलिन की खोज के लिए साल 1923 में डॉक्टर बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है इंसुलिन की खोज किसने करी थी, तो फ्रेडरिक बैटिंग ने। ठीक है, कभी कभी इन दोनों को नाम दे देता है, फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट, और आपके सी ऑप्शन में देगा उपयुक्त दोनों, तो दोनों आप करेक्ट कर दीजिएगा। अगर दोनों नहीं देगा तो सबसे मोस्टली है इसमें से फ्रेडरिक बैटिंग, तो इनका नाम ज़्यादातर देता है, तो याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग कब किए थे, 27 जुलाई 1921। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1923 में। प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें पूछा गया है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑक्सीटोसिन, कैरोटीन या फिर दोनों है। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है साथियों, ये ऑक्सीटोसिन है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। इन चारों में से ये आपके 2 हार्मोन दिए हैं, इन दोनों हार्मोन में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यानी निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है इन दोनों हार्मोन में से। तो जो आपका T4 हार्मोन है ये आपका थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो 2 मुख्य हार्मोन बनाती है, थायरॉक्सिन T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन T3। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो थायराइड ग्रंथि ये 2 प्रकार की हार्मोन बनाती है। ठीक है, T4 और T3। ठीक है, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आगे ज़रूर व्हाट्सएप पर इस क्लास को ज़रूर सेंड करेंगे। ये मॉडल पेपर है ताकि और भी जितने भी छात्राएँ हैं, ठीक है, सभी को इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, शरीर में थायराइड हार्मोन के अत्यधिक रिलीज का कारण बनता है। यदि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन अत्यधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है तो उसका कारण क्या होता है, हाइपर थायराइडिज्म होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा T3 और T4 हार्मोन की अधिकता के
रिलीज होने के लक्षण हैं। तो T3 और T4 हार्मोन की अधिक रिलीज होने का लक्षण होते हैं चिंता, बालों का झड़ना और घबराहट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर, ठीक है, जिसे घेंघा रोग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोइटर को घेंघा रोग बोला जाता है, तो आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, यानी घेंघा रोग। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं। तो रूखी त्वचा और रूखे बाल, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है और अवसाद, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं। डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है, मधुमेह रोग किससे संबंधित है। मधुमेह मतलब आपको डायबिटीज, ठीक है, शुगर इसे बोलते हैं आम भाषा में। तो डायबिटीज यानी मधुमेह किससे संबंधित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचयन से संबंधित होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति आपकी कहलाएगी ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। जब ग्लूकोज की मात्रा मूत्र के द्वारा अधिक मात्रा में निष्कासित होने लगता है तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, मधुमेह रोग में ऊतकों से अधिक जल का उत्सर्जन होने से रोगी को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, तो यह स्थिति कहलाती है, तो पॉलीयूरिया कहलाती है, ठीक है। मधुमेह रोग में जो ऊतक होते हैं आपके शरीर में, ठीक है, उससे अगर जल अधिक मात्रा में उत्सर्जन होने लगता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, पॉलीयूरिया कहलाती है। चलिए 11 नंबर पर देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है, ठीक है, जब आपको डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया है, तो इस स्थिति में आपको भूख और प्यास ज़्यादा लगती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो पॉलीडिप्सिया बोला जाता है उस स्थिति को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो शुगर के मरीज होते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ के, उनको भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उस स्थिति में जो भूख और प्यास लगती है उस स्थिति को पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया, मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्रावित होता है। अल्प मात्रा में यानी जब शुगर है, डायबिटीज है, तो उसमें अल्प मात्रा में स्रावित होता है वसा, प्रोटीन, इंसुलिन या फिर कैलोरी। तो इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका, मधुमेह यानी डायबिटीज शुगर रोगी में रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस प्रकार का होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, वैसा ही रहता है या फिर सभी। तो जिसको शुगर होता है उसके रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है आपका, अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इंसुलिन स्रावित किया जाता है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, मधुमेह रोग में शर्करा निकलने लगती है मूत्र के द्वारा, थूक के द्वारा, रक्त के द्वारा या फिर मल द्वारा। तो जो शुगर के मरीज हैं, ठीक है, उनमें जो शर्करा होती है वो कैसे निकलती है, तो इनके यूरिनेशन के द्वारा निकलती है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, यानी डायबिटीज है, जो शुगर है, इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं, आनुवंशिकता, यानी आपके बाप दादा बाबा, ठीक है, अगर उनको शुगर है तो आप में भी ये होगा, ठीक है। मोटापा के कारण भी होता है, मानसिक तनाव के कारण भी होता है, निष्ठा के कारण, ठीक है, मानसिक तनाव निष्ठा के कारण भी होता है। तो ये सभी लक्षण हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, मधुमेह यानी डायबिटीज जो शुगर है उसके उस रोग के लक्षण क्या हैं। तो इस रोग के लक्षण होते हैं बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, यानी अधिक भूख लगेगा, अधिक प्यास लगेगी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो यह कार्डियक भाग में पहुंचता है।
प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है आपका, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते, अग्रचवर्णक, रदनक या फिर रेनिन। रेनिन आपका नहीं है, ये आपका एक हार्मोन का नाम है रेनिन, ठीक है। चले रदनक या फिर अग्रचवर्णक, तो जो बच्चों में दांत नहीं होते हैं ये अग्रचवर्णक, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 19 का। प्रश्न नंबर 20 क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्वागन आहार नाल के किस भाग से होता है, तो यह आहार नाल के अमाशय से होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ठीक है, यह हमारे पाचन तंत्र के किस अंग में छोड़ा जाता है इसको, ठीक है। HCl तो किस में छोड़ा जाता है, तो यह हमारे पेट में छोड़ा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमारे अंग द्वारा ही ये हमारे पेट में छोड़ता है HCl को, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है, पेट में। देखिए मैं चाहता हूँ बिल्कुल आपको एकदम आसान भाषा में समझा दूँ ताकि आपको अच्छे से जीवन भर याद रहे। देखिए अगर आप आसान भाषा में समझेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा है, केसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन और काइमोसिन, ये दोनों आपके केसिनोजन प्रोटीन को पचाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो केसिनोजन प्रोटीन है यह दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूध में मौजूद केसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन या काइमोसिन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कभी कभी आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें या तो काइमोसिन देता है या फिर रेनिन देता है या फिर दोनों दे देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया, दोनों में से याद रखिएगा दोनों को, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है, यानी जो पित्त रस है वह कहाँ से छूटता है, तो पित्त रस यकृत से छूटता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है, यकृत से। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछा गया है, शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है, शरीर के किस अवयव में, ठीक है, विकार का संबंध मधुमेह से है यानी डायबिटीज शुगर से, तो अग्नाशय, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, उच्च रक्तचाप कब आपात स्थिति होती है, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर कब आपात स्थिति में होता है, तो दिल का दौरा और स्ट्रोक स्थिति दोनों में होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। चलिए 26 नंबर आपका पूछा गया है, क्या उच्च रक्तचाप के कारण सिर दर्द होते हैं, बिल्कुल। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका सर दर्द होगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 26 का। चलो 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, क्या उच्च रक्तचाप ठीक हो सकता है, क्या हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ब्लड प्रेशर क्या ठीक हो सकता है, तो वजन कम करके ठीक हो सकता है, ठीक है। 27 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा ब्लड प्रेशर नंबर अधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है ब्लड प्रेशर, तो 130/80, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हालांकि जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका जो ब्लड यानी जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है आपका, कौन सा ब्लड प्रेशर नंबर अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कैसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो 130/80, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं जैसे सामान्य मनुष्य हम लोग हो गए, इनका नॉर्मल 120/80 होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। चले और ये प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम 100% श्योर है, यह आएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, क्या धूम्रपान उच्च रक्तचाप का कारण बनता है, क्या बीड़ी सिगरेट भांग गांजा पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो बिल्कुल आपका बढ़ता है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, रक्तचाप की दवा को काम करने में कितना समय लगता है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसका उस दवा को काम करने में कितने दिन का समय लगता है, 1 महीना 2 महीना या फिर दोनों, तो जो रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर की दवा वो 1 महीने में आपका असर शुरू करेगा, ठीक है।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 31 है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर आपको कैसा महसूस कराता है? तो आपके छाती में दर्द होगा, चक्कर आएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, आपके यूरिनेशन में ब्लड आता है, थकान महसूस होगा, ठीक है, सभी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या है आपको, क्या चिंता उच्च रक्तचाप का कारण बन सकती है? क्या जो अगर आप चिंता करेंगे तो क्या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, बढ़ सकता है? बताइए। तो बिल्कुल बढ़ सकता है, ठीक है। कितने लोग कहते हैं ना, चिंता न करा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो यही कारण है जो हमारे बाप दादा जो कहते हैं, ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है। तो चिंता और उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 33 नंबर प्रश्न क्या है, उच्च रक्तचाप आमतौर पर ठीक हो सकता है या नहीं? जो हाई ब्लड प्रेशर होता है क्या यह ठीक हो सकता है या नहीं? तो ये कभी ठीक नहीं होता है साथियों, ठीक है, असत्य है ये। चले 34 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सामान्य ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या है? देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 120/80, ठीक है, mg, ठीक है, mg/Hg आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 120/80। ध्यान रखेंगे ये सामान्य ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें, हृदय निलय के संकुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है, रक्त दाब बढ़ जाता है, इसे कहते हैं? तो इसे प्रंकुचन दाब कहते हैं, ठीक है, प्रंकुचन दाब कहते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, प्रौढ़ स्वस्थ व्यक्ति का प्रंकुचन दाब कितना होता है? तो 100 से 140 होता है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, रक्तदाब में अंतर बढ़ जाए तथा वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहे तो क्या होता है? तो उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। रक्तदाब में अंतर बढ़ जाए और वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहता है तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, रक्तदाब रोग का लक्षण किससे संबंधित माना जाता है? हड्डियों से, आंत से, हृदय से या फेफड़ों से? तो रक्तदाब रोग का जो लक्षण है यह हृदय से माना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है आपका, एथेरोस्क्लेरोसिस संबंधित है पेट रोग से, हृदय संबंधी रोग से, मस्तिष्क रोग से या फिर गुर्दे के रोग से? तो यह आपका हृदय संबंधी रोग से संबंधित है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस किससे संबंधित है भैया? हृदय रोग से। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, इनमें से कौन सी सब्जी हृदय रोगी के लिए वर्जित है? यानी लौकी, गाजर, फूल गोभी, इन तीनों में से कौन सा ऐसा सब्जी है जो हृदय रोगी होते हैं, जिनको हृदय रोग रहता है, हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं, ठीक है, उनको कौन सी सब्जी नहीं देना चाहिए भैया? तो फूल गोभी नहीं देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 41 क्या है, हृदय रोगी के लिए वर्जित है, अंडे का पीला भाग नहीं खाना चाहिए जो हृदय के रोगी होते हैं, ठीक है, 41 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 का पूछा गया है, वसा का धार्मिक प्रभाव ऊर्जा की खपत करता है? तो 15 से 25% करता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, पेट का मोटापा किसके बढ़ते जोखिम से जुड़ा है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय धमनी रोग या फिर सभी से? तो जो पेट का मोटापा है, पेट की चर्बी है, यह इसके बढ़ते जोखिम, यानी जब आपका पेट का जो चर्बी है अगर ये बढ़ेगा तो आपका कौन सा रोग होगा? तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हृदयाघात आपका बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा अगर आपका पेट बाहर आएगा तो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या है, मोटापा कितने प्रकार का होता है? तो वीनस ओबेसिटी, एथरोजेनिक मोटापा और ग्लूटेन ओबेसिटी, ये तीनों आपके क्या हैं? मोटापा के प्रकार हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या है, मोटापा से क्या नुकसान होता है? हार्ट फेल हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों, ठीक है, दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है, मोटापा किसकी कमी से होता है?
मोटापा विटामिन B12 की कमी से होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से भी मोटापा होता है। जो व्यक्ति धूप वगैरह में नहीं जाते हैं उनको भी क्या होता है, मोटापा बहुत जल्दी आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और खाने के बाद कम से कम आपको तुरंत सोना नहीं चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद आपको सोना चाहिए। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, चावल खाने से मोटापा बढ़ता है या नहीं। तो चावल खाने से मोटापा आपका बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये चावल के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका पॉलिश वाला चावल आप खाते हैं तो आपको मोटापा बढ़ेगा, और जो नॉन पॉलिश होते हैं जैसे गांव वगैरह में धान काट के कुटाई करके वो अगर आप चावल खाते हैं तो उससे आपका मोटापा नहीं बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, प्रश्न नंबर 48 क्या है, वजन कम करने के लिए महिला और पुरुष को कितनी रोटी खानी चाहिए। तो देखिए, जो महिलाएं होती हैं इनको वजन ठीक है, वजन कम करने के लिए 4 रोटी खानी चाहिए, और पुरुष जो होते हैं 3-3 रोटी खानी चाहिए। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ध्यान दीजिए इधर। वजन कम करने के लिए एक्सपर्ट के मुताबिक महिलाओं को एक दिन में 1400 कैलोरी और पुरुष को 1700 कैलोरी लेनी चाहिए। इस हिसाब से महिलाएं दिन में 4 रोटी और पुरुष लंच और डिनर में 3-3 रोटी खा सकते हैं। हालांकि रोटी के साथ ज़रूर फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, सेब वगैरह ले लेनी चाहिए, उसमें फाइबर वगैरह होता है। इसके अलावा रोटी खाने के बाद लेटे नहीं बल्कि आधे से 1 घंटे बाद ही आराम करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा जीवन भर याद रखिएगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। रात में रोटी खाने के बाद वॉक भी ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो रात में टहलिए ज़रूर। ठीक है, तुरंत सोइए मत। ऐसे क्या है कि बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है। और रात में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीनी चाहिए। जो व्यक्ति रात में कम पानी पीते हैं उनको पथरी होने की संभावना लगभग आपके 99% रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे, रात में खाना कम खाएंगे। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है आपका, स्त्री के शरीर का भार सामान्य भार से कितना अधिक होता है तब मोटापा कहलाता है। तो यदि किसी स्त्री का शरीर का भाग मान लीजिए 70 किलो है। ठीक है, अगर उसमें 30% का इजाफा हो जाएगा यानी 1 कुंटल की हो जाएंगी, तब उनको क्या कहा जाएगा, तब उनको मोटापा कहा जाएगा। मैं आपके उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए। तो स्त्री के शरीर का भार सामान्य भार से अगर 30% ज़्यादा है तब उनको मोटापा कहलाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष हो तो शरीर का सामान्य प्रकार होगा। तो शरीर का अगर कोई बालिका 18 वर्ष की है तो उसके शरीर का सामान्य वजन आपका 50.1 kg होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक सीमेंट की बोरी के वजन की जितना। चले, प्रश्न नंबर 51 क्या है, मोटापा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हालांकि मोटापा नापने के कई यंत्र हैं, जैसे फैट जो वसा होता है, वसा नापने के कई यंत्र होते हैं। वसा मतलब क्या है, फैट। ठीक है, यानी मोटापा, ध्यान रखेंगे। हालांकि एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ नहीं कई चीज़ याद रखिए आप, मैं ध्यान से आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, मोटापा मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, बीएमआई पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में वसा के अनुमान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, फ्लैक्सोमीटर, गोनोमीटर, डायनेमोमीटर है और स्किन फोल्ड कैलिपर। ये सभी क्या है, वसा नापने, आपके शरीर में कितना वसा है उसको नापते हैं ये। ठीक है, वसा क्या है, फैट है यानी मोटापा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में बीएमआई देता है, बॉडी मास इंडेक्स, इसीलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, अब आपको उत्तर गलत नहीं होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा है आपका, मोटापे के उपचार का मूल मात्र क्या है। यानी जो मोटापा है उसका उपचार को कैसे मापा जा सकता है, उसको उपचार क्या है मोटापे का। तो कैलोरी की मात्रा कम करना चाहिए। यदि आप 1700 कैलोरी ले रहे हैं जो पुरुष हैं, और महिलाएं हैं आपकी 1400 कैलोरी ले रही हैं। ठीक है, तो वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान से उसे देख लीजिएगा। शारीरिक श्रम अधिक करना चाहिए, काम अधिक करना चाहिए, काम नहीं करेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा। वसा युक्त भोजन करना,
ठीक है। मोटापे के उपचार के मूल मंत्र क्या हैं? वसायुक्त भोजन करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सभी आपके हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। अच्छा, ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इस क्लास को आगे जरूर शेयर करिएगा। या आप नए हैं या फिर पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करें, ठीक है साथियों। जल्द ही आपके मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।